सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अब से कुछ देर पहले यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लायन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। दोनों ही पक्षों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी जारी है। आज का दिन भारत EU साझेदारी के एक नए अध्याय के जुड़ने का दिन है। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी और EU अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लायन के बीच दोनों होने वाली प्रेस स्टेटमेंट पर सबका इंतजार है। भारत EU के बीच मुक्त व्यापार समझौता भारत के लिए यूरोप के देशों में बड़ा बाजार खोजने में एक अहम कदम साबित हो सकता है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने वाले समझौते से पहले EU के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर ने कहा है कि भारत और EU नई वैश्विक व्यवस्था को आकार देंगे। बदली वैश्विक परिस्थितियों में ये मुलाकात काफी अहम है। मिड डे प्राइम में इसी के साथ होंगी देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें भी, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय संघ के नेतृत्व की नई दिल्ली में हुई मुलाकात। भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने जा रहा ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। भारत यूरोप रच रहे इतिहास। गोवा में 4 दिवसीय इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किया उद्घाटन। महत्वाकांक्षी डीप सी एक्सप्लोरेशन समुद्र मंथन का किया जिक्र। कहा इस दशक के अंत तक तेल और गैस क्षेत्र में निवेश को $100 अरब करने का प्रयास। कल से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले संसद में सर्वदलीय बैठक। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ बातचीत। अहम मुद्दों और विधायी कार्यसूची पर चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गणतंत्र दिवस परेड में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित DRDO वैज्ञानिकों से की मुलाकात। कहा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा भारत। साल 2029-30 तक 50,000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट का लक्ष्य। और शीर्ष वरीयता प्राप्त अरीना साबालेंका पहुंची ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में। वहीं पुरुष एकल वर्ग में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने भी अंतिम 4 में बनाई जगह। भारत के दौरे पर यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लायन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। यूरोपीय संघ और भारत के बीच संबंधों की समग्र दिशा में महत्वपूर्ण विस्तार होने की उम्मीद है, क्योंकि ये विविध क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर खोलेगा। भारत और यूरोपीय संघ 2004 से रणनीतिक साझेदार रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लायन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा की मौजूदगी में भारत और यूरोपीय आयोग के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। इस दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। भारत और यूरोप के बहुप्रतीक्षित FTA पर दुनिया भर की निगाहें हैं। इस बीच यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने समझौते के महत्व पर बड़ा ऐलान किया है। लेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रधानमंत्री के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा कि यूरोप और भारत आज इतिहास रच रहे हैं। हमने मदर ऑफ ऑल डील्स को अंतिम रूप दिया। उन्होंने आगे लिखा, हमने 2 अरब लोगों का एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया। हमने 2 अरब लोगों का एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया है, जिससे दोनों पक्षों को लाभ होगा। ये सिर्फ शुरुआत है। हम अपने रणनीतिक रिश्तों को और भी मजबूत करेंगे। और भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता निर्णायक चरण में आ गया है। इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। एक और जहां इस समझौते से यूरोप को भारत जैसा बड़ा बाजार मिलेगा,
वहीं भारतीय उत्पादों की पहुंच भी दुनिया के एक बड़े हिस्से में आसानी से हो जाएगी। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि क्यों इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता होने के बिल्कुल करीब है। कई सालों तक दोनों पक्षों के बीच चली बातचीत के बाद इस समझौते को तैयार किया गया है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने वाले मुक्त व्यापार समझौते को वैश्विक कूटनीति और व्यापार जगत में मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। इसकी वजह केवल इसका आकार नहीं, बल्कि इसका आर्थिक, रणनीतिक और भू राजनीतिक महत्व भी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन ने भी इसे मदर ऑफ ऑल डील्स बताया। We are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first mover advantage for Europe, with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. दरअसल इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लंबी बातचीत के बाद ये समझौता निर्णायक चरण में पहुंचा। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जटिल व्यापार समझौतों में से एक है। दुनिया के दो सबसे बड़े बाजारों के बीच ये समझौता है। यूरोपीय संघ की आबादी लगभग 45 करोड़ है। ये 17 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत 140 करोड़ की आबादी और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये सिर्फ एफटीए नहीं, बल्कि कई डील्स का पैकेज है। इसमें एफटीए के साथ साथ निवेश, डिजिटल ट्रेड, डाटा प्रोटेक्शन और ग्रीन एनर्जी के पहलू भी शामिल हैं। इस डील को निर्णायक चरण में पहुंचाने में भी काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि यूरोप पर्यावरण, श्रम कानून और डेटा सुरक्षा पर सख्त है, जबकि भारत किसानों, डेयरी सेक्टर, एमएसएमई और नीतिगत स्वतंत्रता को लेकर काफी सतर्क है। आपको बता दें कि ईयू दुनिया का सबसे अधिक रेगुलेटेड मार्केट है। इस बाजार में भारत को व्यापक पहुंच मिलने से भारतीय कंपनियों की वैश्विक साख बढ़ेगी। भारत के उत्पाद विश्व मानकों पर खरे माने जाएंगे और वहीं दुनिया के बाकी बाजारों के दरवाजे भी खुलेंगे। इसलिए ये केवल व्यापार समझौता नहीं, बल्कि 21वीं सदी की वैश्विक अर्थव्यवस्था का नया फ्रेमवर्क बनने जा रहा है। चंद्रशेखर जोशी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और ईयू के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि भारत और ईयू की साझेदारी, यानी कि ये जो पूरा दौरा भारत का ईयू के अध्यक्ष का है, ये आने वाले समय में वैश्विक व्यवस्था को एक नया आकार देंगे। भारत और ईयू मिलके मदर ऑफ ऑल डील्स जो कहा है, उसे भारत और यूरोपीय संघ के 27 देशों को इससे बल मिलेगा। भारत और ईयू ट्रेड डील किस तरह से, भारत की जनसंख्या 1.4 अरब से ज्यादा है, और वही जब ईयू की अगर जनसंख्या की हम बात करें तो 45 करोड़ है, जिसमें 27 देश शामिल हैं। तो ये एक तरह से कुल मिलाकर एक बड़ा बाजार, एक बड़ी दुनिया साबित होने जा रहा है। 185 करोड़ से ज्यादा लोगों का विशाल बाजार होगा। ये बाजार सिर्फ अर्थव्यवस्थाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि भावी वैश्विक राजनीति के लिहाज से भी दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल मार्केट है ईयू। ऐसे में भारत और ईयू की ट्रेड डील बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। ईयू के तमाम देश भारत के बड़े बाजार की तरफ देख रहे हैं। वैश्विक जीडीपी का लगभग 25% कवर करता है भारत और ईयू। वैश्विक व्यापार का करीब 1/3 हिस्सा होगा। भारत और ईयू मिलके व्यापार और ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत करने जा रहे हैं। मदर ऑफ ऑल डील्स कई मायनों में कहा जा रहा है। 137 अरब डॉलर का वस्तु व्यापार है, और इस व्यापार को देखते हुए किस तरह से आने वाले समय में सप्लाई चेन्स को बेहतर किया जाए। 50 अरब डॉलर से अधिक का सेवा व्यापार है। सर्विस सेक्टर 50 अरब डॉलर से ज्यादा का है, और वस्तु व्यापार और सेवा व्यापार को दोगुना करने का दोनों ही एक तरह से देशों ने एक तरह से लक्ष्य रखा है। ईयू और भारत ने अपनी ट्रेड डील में टैरिफ और मानकों में एक रूपता, व्यापार में सुगमता, ये मुख्य उद्देश्य है भारत ईयू ट्रेड डील का। भारत यूरोपीय संघ के बीच व्यापार अवसरों में वृद्धि होगी। दोनों ही देशों में उत्पादकों, मैन्युफैक्चरिंग
सेक्टर में और सर्विस सेक्टर को एक बड़ा बल मिलने जा रहा है। मदर ऑफ ऑल डील्स किस तरह से भारत और यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के लिए नया बाजार खोलने जा रहे हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथी संवाददाता शुभेंदु घोष भी जुड़ रहे हैं और साथ ही प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी जुड़ रहे हैं, वाइस चांसलर IIFT। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुभेंदु, सबसे पहले आपसे ही अपडेट लेना चाहेंगे कि क्या अपडेट है। आपसे थोड़ी ही देर में प्रेस स्टेटमेंट होना है और उससे पहले ही EU के अध्यक्ष का ये जो ट्वीट था, इसने उस पर और मजबूती से मोहर लगा दी है। दिन है जब भारत और EU के बीच जो FTA है उसके कंक्लूजन की अनाउंसमेंट एक फॉर्मल तरीके से, औपचारिक तरीके से की जाएगी इन स्टेटमेंट्स में। मैं फिलहाल भारत मंडपम में हूँ। भारत EU समिट के बाद जो लीडरशिप है भारत और EU की, वो दोनों यहाँ पे एक बिजनेस फोरम को एड्रेस करने आएंगे। ये बिजनेस फोरम है जहाँ पे भारत और EU के जो बिजनेस लीडर्स हैं अलग अलग डोमेन्स में, अलग अलग सेक्टर्स में, वो सब एकत्रित हो रहे हैं। दोपहर करीब 3 बजे का समय होगा उस मीटिंग का। और FTA के बाद किस तरीके से जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ट्रेड को आगे बढ़ाने की जो भारतीय और EU कंपनीज के ऊपर, उस लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक मीटिंग और फोरम यहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है भारत मंडपम में। इसको मदर ऑफ ऑल डील्स इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अगर इसका साइज देखें, जिसका आपने वर्णन भी किया कि करीब 2 बिलियन पॉपुलेशन साइज होगा इस मार्केट का। जब भारत और EU की मार्केट जुड़ेंगी, उनका जो कलेक्टिव GDP है, अगर यूरोपियन यूनियन और भारत का देखें तो $20 ट्रिलियन से ऊपर का कलेक्टिव GDP है। ये रिप्रेजेंट करता है करीब 1/5 ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। तो ना सिर्फ इन दोनों रीजन्स के लिए भारत और EU, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर के लिए, जो कि काफ़ी स्ट्रेस से समय पे गुजर रहा है। काफ़ी टैरिफ डिप्लोमेसी होती है, डेट डिप्लोमेसी होती है कुछ शक्तिशाली देशों की, उसके विपरीत एक प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल और विन विन पार्टनरशिप का उदाहरण पेश कर रहे हैं भारत और EU की लीडरशिप। भारत के युवाओं के लिए बहुत मौके खुलेंगे। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग में हैं तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, खासकर जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स कहे जाते हैं ऋतु, लेदर का काम हुआ, टेक्सटाइल का काम हुआ, जो मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन भारत में बढ़ रही है, उस पे जो उनको जो मौके हैं वो काफ़ी खुल जाएंगे यूरोपियन यूनियन के लिए। याद रखिए, यूरोपियन यूनियन अपने आप में एक देश नहीं है, ये 27 डेवलप्ड कंट्रीज़ का समूह है। तो उस तरीके से एक हस्ताक्षर से 27 डेवलप्ड एक हस्ताक्षर के लिए शुभेंदु एक लंबा सफर तय किया गया है। 19 साल का लंबा सफर इसे कह सकते हैं। प्रोफेसर राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर राकेश, इस पूरे लंबे सफर को आप कैसे देखते हैं? हम जानते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी EU के अध्यक्ष ने इस बात का ऐलान कर दिया था दुनिया के सामने कि किस तरह से ये मदर ऑफ ऑल डील्स होने जा रहा है, और आज एक बार फिर अब से कुछ देर में दोनों ही नेता प्रेस स्टेटमेंट जारी करेंगे, उसमें इस पर और बड़ी मोहर लग जाएगी। देखिए, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये डील के अंदर बहुत एक लंबा वक्त लगा है। हमने इसको 2007 से इसका नेगोशिएशन शुरू किया, 2013 तक ये नेगोशिएशन चलता रहा। उसके बाद में कुछ दौर ऐसा आया कि EU और भारत के बीच में कुछ डिफरेंसेस हुए, और जब ये डिफरेंसेस हुए तो उसके कारण इसको बीच में रोकना पड़ा। 2022 की जुलाई में हमने दोबारा से नेगोशिएशन शुरू किए, और इस तरह से 18 से ज्यादा साल इस पूरे प्रोसेस में हमको लगे। तो भारत के और EU के दोनों के नेगोशिएटर्स ने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक डील पर पहुंचने की कोशिश की, और मतलब ये अत्यधिक खुशी का विषय है कि ये एक प्रतिफलित होने जा रहा है और आज ये डील साइन होने जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि FTA थ्योरेटिकली मींस 2 देशों के बीच में टैरिफ ना हो, बट इट इज गोइंग टू बी मच मोर देन दैट। अच्छा, यूरोपियन यूनियन विश्व का सबसे बड़ा एक सिंगल बाजार है। सिंगल बाजार का मतलब ये हुआ कि कॉमन मार्केट। तो कॉमन मार्केट का मतलब उनके बीच में टैरिफ भी नहीं है और बहुत सारी इंटीग्रेशन भी है। तो इंटीग्रेशन में म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ स्टैंडर्ड है, फ्री मूवमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड है, सर्विसेज है, सारा। एक कंट्री के साथ डील करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। तो आप देखिए कि 27 कंट्रीज के अंदर, बिकॉज दिस डील इज ऑल्सो टू बी रेटिफाइड बाई पार्लियामेंट्स ऑफ ईच ऑफ दोज कंट्रीज अदर देन द यूरोपियन पार्लियामेंट। तो आप देखिए कि कितने कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू
तो ये पूरा का पूरा दौर गुजरा है और ये डील एक ऐसे समय पर साइन हो रहा है जबकि पूरा विश्व एक उथल पुथल अर्थव्यवस्था में उथल पुथल टर्बुलेंस की स्थिति में है। देयर इज एन इकोनॉमिक टर्बुलेंस, देयर इज ए पॉलिटिकल टर्बुलेंस, देयर इज ए सोशो कल्चरल टर्बुलेंस और अनसर्टेनिटी इस समय इतनी बढ़ गई है कि द मार्केट्स आर बिकमिंग सो अनप्रिडिक्टेबल। आप देखिए कि आज से 8 महीने के अंदर अमेरिका का एवरेज टैरिफ जो 3% था वो 8 महीने में बढ़ के 19% हो गया है। भारत के ऊपर जो एवरेज टैरिफ 3% था वो एवरेज टैरिफ बढ़ के 3% से 50% हो गया है। भारत उन देशों में, ब्राजील और भारत, जिसपे 50% का टैरिफ है, बाकी दूसरे देशों पे लगभग 18-19% का टैरिफ है। तो हमारे जो प्रोडक्ट है वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में, स्पेशली अमेरिका में, बहुत इनकॉम्पिटिटिव और कंपटीशन में चैलेंज हम फेस कर रहे हैं। जबकि जो सेक्टर्स पे हमारा इंटरेस्ट है, जिसकी बात हो रही है कि हमारा 18-19% एक्सपोर्ट का शेयर जो है वो अमेरिका में है और इसलिए अमेरिका हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बाजार है। और वो के अंदर जो ये जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमको हुई है वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर, जैसे टेक्सटाइल है और उसके अलावा गारमेंट है, रेडीमेड गारमेंट है, लेदर है ना, और इवन फार्मा एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर में जो प्रॉब्लम हुई है, तो दीज थिंग्स कुड बी रिप्लेस्ड बाय कंट्रीज लाइक बांग्लादेश जो जीरो टैरिफ है। तो बांग्लादेश के ऊपर और कुछ कंट्रीज के ऊपर जिनको जीएसपी, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, उसके अंदर जीरो ड्यूटी या मिनिमम ड्यूटी पे ये बहुत सारे विकसित देश जो है उनको एंट्री देते हैं। और 1 जनवरी 2026 से यूरोप ने भी हमारा जो है वो जीएसपी स्टैंडर्ड विड्रॉ कर लिया है और उसके कारण हमारा टैरिफ इसके ऊपर और बढ़ गया है। अच्छा, वैसे यूरोप में टैरिफ लगभग 3.8 है एवरेज, लेकिन कुछ लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर है जैसे कि टेक्सटाइल है, लेदर है, गारमेंट है, इनके ऊपर 10-12% टैरिफ है। इसको हटाने से 3-4% और बढ़ जाएगा, तो हमारे प्रोडक्ट और की कॉम्पिटिटिवनेस के लिए और इसके ऊपर असर पड़ेगा। इस समय पर इस एग्रीमेंट का होना, इस ट्रेड डील का होना, ये एक इट्स लैंडमार्क, इट्स हिस्टोरिक, क्योंकि आफ्टर 18 इयर्स ऑफ इंटरेस्ट नेगोशिएशन आपने देखा अमेरिका ने जो अभी दूसरे देशों से जो ट्रेड डील किए हैं वो 2 महीने में, 4 महीने में किए, सो दे वर मोस्टली फोर्स्ड एंड नेगोशिएशन हैज नॉट बीन डन एंड थ्योरेटिकली दे मे नॉट बी कॉल्ड एज ए ट्रेड डील। उन डील्स में अगर आप देखिए तो दे आर ऑल वन साइडेड, जहां पे जैसे इंडोनेशिया का डील है या इवन पाकिस्तान का, वियतनाम का है, दीज कंट्रीज आर फेसिंग टैरिफ इन अमेरिका, बट अमेरिका के प्रोडक्ट वहां पे विदाउट टैरिफ के जा रहे हैं। लेकिन इस डील में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों ने म्यूचुअल रिकॉग्निशन 97 to 99%। अभी देखिए जैसे ही मतलब इसका खुलासा होता है डील का, तो हमको और डेटा जानने को मिलेंगे, तो हमारे प्रोडक्ट की ड्यूटी फ्री वहां एक्सेस होगा, हमारे प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव होंगे और ये एक बहुत बड़ा बाजार है। जैसा कि यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वेंडर लियन ने अभी बताया, उन्होंने बताया कि ये 25% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी को कवर करता है। इतना बड़ा बाजार का इंटीग्रेशन, ये मुझे लगता है कि भारत के लिए एक हिस्टोरिक है, भारत के लिए माइलस्टोन है। एंड माय हार्टिएस्ट कॉम्प्लीमेंट्स दोनों नेगोशिएटर्स के लिए, भारत के और उनके, दोनों ने एक दूसरे की सेंसिटिविटीज को समझा। हमारे लिए कृषि एवं डेयरी एक अत्यधिक महत्व का विषय हमारे लिए सेंसिटिव है, क्योंकि भारत के अंदर 50% लोगों की रोजी रोटी इससे चलती है। एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड फूड प्रोसेस प्रोडक्शन इन इंडिया इज वेरी डिफरेंट देन एग्रीकल्चर इन यूरोपियन यूनियन एंड द डेवलप्ड वर्ल्ड। एंड लेट मी कॉम्प्लीमेंट बोथ, लेट मी कॉम्प्लीमेंट नॉट ओनली द इंडियन नेगोशिएटर बट यू, कि उन्होंने समझा और हम इस डील में आगे बढ़ गए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको इससे डील से बाहर रखा जाएगा। हालांकि कुछ एरियाज हैं जिसके अंदर मुझे लगता है कि कुछ छूट दी जा सकती है। वाइन एंड स्पिरिट्स एक है, क्योंकि यूरोप की वाइन्स हैं और जो स्पिरिट्स हैं उनके ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस बड़े स्ट्रांग हैं। जैसे शैंपियन कैन बी मेड ओनली शैंपेन एरिया ऑफ द फ्रांस एंड नो अदर एरिया, वैसे उनकी चीज वगैरह, उनके ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बड़े स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है वहां थोड़ा बहुत मार्केट एक्सेस हो सकता है, बट नॉट ऑन द बेसिक सेक्टर। और उसके अंदर ऑटोमोबाइल एक उनके इंटरेस्ट का आइटम है, जहां पे उनके जो बड़े ऑटोमोबाइल हैं। तो मुझे लगता है कि भारत को भी टेक्नोलॉजी की जरूरत है, भारत को इनोवेशन की जरूरत है, भारत को अपने प्रोडक्ट्स में क्वालिटी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो उसके अंदर मतलब जो अभी तक देखने को मिल रहा है कि 15,000 यूरो और अबव की कुछ कारों को एक लिमिटेड
अब वो कितना होता है वो अभी पता चलेगा कि एक लिमिटेड कोटा सिस्टम के अंतर्गत भारत में एंट्री मिलेगी और उस एंट्री से मुझे लगता है कि हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान नहीं होगा। और मुझे लगता है कि फिर ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगले 5 साल के अंदर ये 40% कोटा को घटाकर 10% कर दिया जाए, तो उससे मुझे लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा और इंडस्ट्री को टाइम भी मिलेगा कि वो अपने क्वालिटी को इंप्रूवमेंट किया जाए। और ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मुझे कोई झिझक नहीं है कि भारतीय प्रोडक्ट्स को अपनी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट निश्चित रूप से करना है, उसके लिए हमको काम करना है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। और मोर देन ओनली द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यू नो थर्ड कंट्री के ट्रेड के लिए, बिकॉज यू नो व्हेन द कंपनीज विल बी फॉलोइंग द ईयू स्टैंडर्ड, उसके अंदर दोनों चीजें, कुछ जिनाइन है और कुछ नॉन टैरिफ बैरियर है, तो दोनों ही तरह से इसको देखना पड़ेगा कि कुछ जिनाइन भी स्टैंडर्ड है तो हमको एक क्वालिटी इंप्रूवमेंट का एक मौका मिलेगा। वैसे हमारे कुछ कंसर्न है कि यूरोपियन यूनियन के कुछ देश हमारे प्रोडक्ट्स को रोकने के लिए ऐसे नॉन टैरिफ बैरियर लगाते हैं या उनके स्टैंडर्ड उससे ज्यादा बढ़ाते हैं जो WTO के स्टैंडर्ड है, और उससे हमारे प्रोडक्ट्स को बैरियर मिलता है। तो मुझे लगता है कि दोनों की इंडस्ट्री जब क्लोज आएगी तो हमको जी। उसकी समझ भी ज्यादा होगी, उनको भी हमारी समझ प्रोफेसर ज्यादा प्रोफेसर होगी। राकेश, इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ये बिजनेस मीट भी। शुभेंदु, जिन बातों को प्रोफेसर राकेश कह रहे हैं कि कुछ जो कंसर्न भारत के हैं और खासकर भारत के एक्सपोर्टर्स को लेकर जो है, एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं हम उसे लेकर है, क्वालिटी को लेकर है, तो ऐसे में ये मीट कितनी अहम हो जाती है, क्योंकि एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ EU की अध्यक्ष भी पहुंची हैं। बिल्कुल ऋतु, देखिए जो पॉइंट्स प्रोफेसर जोशी ने कहे वही इस डील को सबसे महत्वपूर्ण बनाता है। ये जो कॉमन स्ट्रेंथ्स है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ्स जो है। शुभेंदु, आपको रोकना चाहेंगे और सीधे चलेंगे हैदराबाद हाउस, जहां प्रधानमंत्री मोदी और EU के अध्यक्ष इस समय प्रेस स्टेटमेंट को संबोधित कर रही हैं। His Excellency Mr. Antonio Costa, President of the European Council, Her Excellency Ms. Ursula von der Leyen, President of the European Commission, Shri Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of Bharat, Honorable Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. I welcome you all to this ceremony where we shall witness exchange of several agreements and MOUs. These documents reflect the wide-ranging, multifaceted bilateral cooperation as part of the India-EU strategic partnership. We will begin with the signing and exchange of political declaration on conclusion of negotiations of the India-EU Free Trade Agreement. This document will be signed by His Excellency Mr. Maros Sefcovic, European Commissioner for Trade and Economic Security, and Shri Piyush Goyal, Minister of Commerce and Industry of India. I think we can. The next document to be signed is the India-EU Security and Defense Partnership. This document will be signed by Her Excellency Ms. Kaja Kallas, High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and the Vice President of the European Commission, and Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. We now have the signing of the comprehensive framework on cooperation on mobility.
This document will be signed by His Excellency Mr. Maros Sefcovic, European Commissioner for Trade and Economic Security, and Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. A few documents will now be exchanged. The administrative arrangement on cooperation and disaster risk management will be exchanged between His Excellency Mr. Hervé Delphin, EU Ambassador to India, and Shri Vikram Misri, Foreign Secretary of India. The agreement on constitution of a green hydrogen task force will be exchanged between His Excellency Mr. Hervé Delphin, EU Ambassador to India, and Shri C.B. George, Secretary West in the Ministry of External Affairs. Lastly, two documents, namely the MOU between the Reserve Bank of India and the European Securities and Market Authority, and the administrative arrangement on advanced electronic seals and signatures, will be exchanged between His Excellency Mr. Hervé Delphin, EU Ambassador to India, and Shri Saurabh Kumar, Ambassador of India in Brussels. Before I conclude this segment on exchange ceremony, I would also like to announce that India and the European Union have agreed on a strategy document titled Towards 2030, a joint India-European Union Comprehensive Strategic Agenda. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the rest of the proceedings. Good afternoon, His Excellency Mr. Antonio Costa, President of the European Council, and Her Excellency Ms. Ursula von der Leyen, President of the European Commission, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations, distinguished guests, and friends from the media. We will now have the press statements. May I request Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to give his remarks to the media. Your Excellencies, President Antonio Costa, our President Ursula von der Leyen, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। अपने दो करीबी मित्रों, प्रेसिडेंट कोस्टा और प्रेसिडेंट von der Leyen का इस अभूतपूर्व भारत यात्रा में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। कोस्टा जी अपनी सरल जीवन शैली और समाज के प्रति प्रेम के आधार पर लिस्बन के गांधी के नाम से जाने जाते हैं और उर्सुला जी जर्मनी की पहली महिला रक्षा मंत्री नहीं, यूरोपियन यूनियन कमीशन की भी पहली महिला प्रेसिडेंट बनकर पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। कल एक ऐतिहासिक क्षण था जब पहली बार यूरोपियन यूनियन के लीडर्स
भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आज एक और ऐतिहासिक अवसर है जब विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां अपने संबंधों में एक निर्णायक अध्याय जोड़ रही है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सिनर्जी और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज के आधार पर हमारी साझेदारी नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। आज हमारे बीच 180 बिलियन यूरो का ट्रेड है। 8 लाख से अधिक भारतीय यूरोपियन यूनियन के देशों में रह रहे हैं और सक्रिय योगदान दे रहे हैं। हमने स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी से लेकर क्लीन एनर्जी, डिजिटल गवर्नेंस से लेकर डेवलपमेंट पार्टनरशिप, हर क्षेत्र में सहयोग के नए आयाम स्थापित किए हैं। इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर आज की समिट में हमने समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने वाले कई निर्णय लिए हैं। फ्रेंड्स, आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। फ्रेंड्स, इस महत्वाकांक्षी एफटीए के साथ साथ हम मोबिलिटी के लिए भी एक नया फ्रेमवर्क बना रहे हैं। इससे भारत के स्टूडेंट्स, वर्कर्स और प्रोफेशनल्स के लिए यूरोपियन यूनियन में नए अवसर खुलेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा लंबे समय से एक व्यापक सहयोग रहा है। आज हमने इन महत्वपूर्ण लिंकेजेस को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा सहयोग किसी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव होती है और आज हम इसे सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप के जरिए औपचारिक रूप दे रहे हैं। इससे काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम और साइबर सिक्योरिटी में हमारी साझेदारी और गहरी होगी। यह रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को भी बल देगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारे सहयोग का दायरा और बढ़ेगा और इसके साथ हमारी डिफेंस कंपनियां को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के नए अवसर साकार करेगी। फ्रेंड्स, आज की इन उपलब्धियों के आधार पर
हम अगले 5 वर्ष के लिए एक और भी एम्बिशियस और होलिस्टिक स्ट्रेटेजिक एजेंडा लॉन्च कर रहे हैं। एक जटिल वैश्विक वातावरण में ये एजेंडा स्पष्ट दिशा देगा, हमारी साझा समृद्धि को आगे बढ़ाएगा, इनोवेशन को गति देगा, सुरक्षा सहयोग और सुदृढ़ करेगा और पीपल टू पीपल टाइज को और गहरा करेगा। फ्रेंड, भारत और यूरोपियन यूनियन का सहयोग एक पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल गुड है। हम इंडो पैसिफिक से लेकर कैरेबियन तक ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट को विस्तार देंगे। इससे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लीन एनर्जी और विमेन एम्पावरमेंट को ठोस समर्थन मिलेगा। हम साथ मिलकर आईमैक कॉरिडोर को ग्लोबल ट्रेड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक प्रमुख कड़ी के रूप में स्थापित करेंगे। फ्रेंड्स, आज ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल-पुथल है। ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में स्थिरता को मजबूती देगी। इस संदर्भ में आज हमने यूक्रेन, पश्चिमी एशिया, इंडो पैसिफिक सहित कई वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। मल्टीलेटरलिज्म और इंटरनेशनल नॉर्म्स का सम्मान हमारी साझी प्राथमिकता है। हम एकमत है कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है। फ्रेंड्स, राष्ट्रों के संबंधों में कभी-कभी ऐसा क्षण आता है जब इतिहास स्वयं कहता है, यहीं से दिशा बदली, यहीं से एक नया युग शुरू हुआ। भारत की और यूरोपियन यूनियन की यह ऐतिहासिक समिट वही क्षण है। मैं एक बार फिर इस अभूतपूर्व यात्रा के लिए, भारत के प्रति आपकी मित्रता के लिए और हमारे साझा भविष्य के प्रति आपकी प्रतिबद्धता के लिए प्रेसिडेंट कोस्टा और प्रेसिडेंट फॉन डेर लायन का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। Thank you, sir. Request His Excellency Mr. Antonio Costa, President of the European Council, to give his remarks to the media. Prime Minister Narendra Modi, my dear friend, dear Ursula, ministers, dear Kaya and Maros, good afternoon. Thank you, dear Prime Minister Modi, for welcoming us on this special occasion. We were privileged yesterday to be your chief guests for the Republic Day celebrations. Such an impressive display of India's capabilities and diversity. Today is a historic moment. We are opening a new chapter in our relations on trade, on security, on people-to-people ties. I'm the president of the European Council, but I'm also an overseas Indian citizen. Then, as you can imagine, for me, it has a special meaning. I'm very proud of my roots in Goa, where my father's family came from. And the connection between Europe and India is something personal to me.
Also because we conclude today our trade negotiations. We relaunched at the latest meeting that I had the pleasure to host in May 2021 in my previous capacity. Our summit sends a clear message to the world. At a time when the global order is being fundamentally reshaped, the European Union and India stand together as a strategic and reliable partners. Today, we are taking our partnership to the next level. As the two largest democracies in the world, we are working hand in hand to deliver concrete benefits for our citizens and to shape a resilient global order that underpins peace and stability, economic growth, and sustainable development. I would like to share three messages. First, the European Union and India must work together towards our shared prosperity and security. India is the world's fastest growing major economy. Trade has flowed between our two continents for centuries. And trade is crucial geopolitical stabilizer and the fundamental source of economic growth. Trade agreements reinforce rules-based economic order and promote shared prosperity. That's why today's free trade agreement is of historic importance, one of the most ambitious agreements ever concluded, creating a market of 2 billion people. In a multipolar world, the European Union and India are working together to grow spheres of shared prosperity. But prosperity does not exist without security. Strengthen our cooperation to better protect our citizens and our shared interests. Working together to counter the full range of security threats we face in the Indo-Pacific, in Europe, and around the world, reaching a new level of strategic trust between us. That is the significance of our agreement on a security and defense partnership. The first such overarching defense and security framework between India and the European Union, and the first step towards even more ambitious cooperation in the future. This brings me to my second message. As the world's largest democracies and champions of multilateralism, the European Union and India share the responsibility to upholding the international law with the United Nations Charter at its core. Earlier this morning, we and Ursula and President Ursula had the opportunity to pay tribute to Mahatma Gandhi. And I reflected upon his words, which still hold true today, and I quoted, "Peace will not come out of a clash of arms, but out of justice lived and done by unarmed nations in the face of odds." Our summit reaffirmed our commitment to supporting efforts towards a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine, one that fully respects Ukraine's independence, sovereignty, and territorial integrity. This is a key moment. We are supporting all efforts to reach a just and sustainable peace. Ukraine has shown its readiness, including at the cost of difficult compromise. I know, dear Prime Minister, that we can count on you to help creating conditions for peace through dialogue and diplomacy. And this is my final message. Together, we must show leadership on global issues. Cooperation between the European Union and India will help shape a more balanced, resilient, and inclusive global order. Just two examples. I'm proud
of the commitments we are making for greater cooperation on clean energy, green transition, and climate resilience, and our collaboration through the Global Gateway and on the India-Middle East-Europe Economic Corridor is decisive for global connectivity. By implementing the ambitious Joint Comprehensive Strategic Agenda towards 2030, we will align our priorities with concrete actions for the next 5 years, delivering real benefits to our citizens. Today, we have tangible progress and set an example of cooperative leadership on global issues with our free trade agreement, our security and defense partnership, and our joint strategic agenda. These outcomes are crucial milestones on the longer path. We look forward to continuing the journey together, as always. Thank you very much. Thank you, sir. May I now request Her Excellency Ms. Ursula von der Leyen, President of the European Commission, to give her remarks to the media. Dear Prime Minister Modi, distinguished friend, Antonio, my friend, ministers, especially Shankar and Goyal, Vice President Kallas, Commissioner Šefčovič, Excellencies, friends, thank you very much for the exceptional hospitality we experienced. It was such an honor for us to be your chief guests at the Republic Day yesterday. This is a memory I will carry for a lifetime, because the sense of communion was so powerful. People filled the streets united in pride and joy of belonging to the Indian nation, and rightfully so. India has risen, and Europe is truly glad about it, because when India succeeds, the world is more stable, more prosperous, and more secure, and we all benefit. Prime Minister Modi, dear friend, 1 year ago, the full College of Commissioners came to India. You mentioned it. And this is also a very special memory for me. It showed the seriousness of our intent and the strength of our commitment. Today, we reap the fruits of that commitment with our historic summit. And let me start with trade. Prime Minister, distinguished friend, we did it. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people, and this is the tale of two giants, the world's second and fourth largest economies, two giants who choose partnership in a true win-win fashion. A strong message that cooperation is the best answer to global challenges. This trade will integrate further our supply chain and strengthen our joint manufacturing power. It will cut up to 4 billion euros in annual tariffs for exporters of all sizes. And it will create good jobs for millions of workers here in India and in Europe. At the same time, this agreement will build on the natural complementarity of our economies. It brings together Indian skills, services, and scale with Europe's technology, capital, and innovation. It will create levels of growth that neither side can achieve alone. And by combining these strengths, we reduce strategic dependencies at a time when trade is increasingly weaponized. We will discuss this and more at our first EU-India Business Forum later today. I want to offer a special word of thanks to the people who worked so hard to make this day a reality. Starting with the European Union's Trade Commissioner,
Maroš Šefčovič, and his counterpart, India's Commerce Minister Piyush Goyal. You have done an outstanding work. This is historic, and it would not have been possible without you. I also want to pay tribute to their colleagues, Sabine Weyand and Secretary Rajesh Agrawal. Many others made vital contributions. I congratulate you all. The hard work was worth it. Prime Minister, distinguished friend, we're not only making our economy stronger, we're also delivering security for our people in an increasingly insecure world. And today, the world's two largest economies and democracies launch their first ever security and defense partnership. This is a landmark departure and a trust-based platform for cooperation on the strategic issues that matter most. In doing so, we will help to build each other's resilience. Europe and India have a long history of cooperation in the defense industry. Now we will enhance this teamwork even further. We will deepen our cooperation on maritime security, for example, joint naval exercises to tackle piracy. And we will step up our work on countering cyber and hybrid threats, which are getting more sophisticated by the day. And our partnership includes a dedicated dialogue on space security, from situational awareness to secure connectivity, and stronger cooperation on counterterrorism. Finally, we are launching negotiations on a security of information agreement. Europe and India have chosen to be reliable partners to one another, and this is how we demonstrate the trust we share. Prime Minister Modi, distinguished friend, I want to turn to innovation, because here too we share core values. The freedom of research and science is paramount for us. Europe and India will always choose science. We will always choose progress, the way forward. We will always choose technology at the service of our people. It's part of who we are. And our cooperation on human-centric, trustworthy artificial intelligence is one of the best examples. So today I'm glad to announce that we are working on India's association with Horizon Europe. Backed by funding firepower of 100 billion euros, Horizon is the world's largest public research program. And I can't wait for our best talents to get to work to advance health, clean energy, frontier technologies, just to name some. We will set up EU-India innovation hubs. This will help researchers and startups to collaborate on next-generation technology. And we are also launching the EU-India Startup Partnership to boost co-creation and high-potential ventures. Finally, Prime Minister dear Narendra, we both know our greatest wealth are our people. That is why I'm so glad that we are signing an agreement on mobility. We will facilitate the movement of students, researchers, seasonal and highly skilled workers. And this is also why we are launching the first EU Legal Gateway Office in India. It will be a one-stop hub to support Indian talent moving to Europe in full alignment with EU member states' needs and policies. This is good for our economies. This is good for the friendship between our people, and this openness benefits us all. As we conclude this 16th summit, let me reflect on another event of deep meaning. 2 weeks ago, India marked Makar Sankranti. It's the beginning of Uttarayan, the sun's northward journey. From darkness to light,
from stillness to growth, from what was to what can be. And that is what makes our summit so unique and timely. The time is right for renewal, for fresh momentum, and for opening a new chapter in EU-India friendship. And this is exactly what we have achieved together today. Thank you very much. Thank you, Madam. With that, ladies and gentlemen, we conclude the press statements. Thank you very much for your presence. हैदराबाद हाउस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ईयू अध्यक्ष और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। प्रेस स्टेटमेंट था जिसमें प्रधानमंत्री ने जहां एक तरफ कहा कि भारत और ईयू की दोस्ती का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, उसी को दोहराते हुए ईयू के अध्यक्ष ने भी कहा कि एक ऐसी पार्टनरशिप है जो कि विन विन पार्टनरशिप दोनों ही पक्षों के लिए है और किस तरह से ये एक तरह से ग्लोबल ऑर्डर को भी एक नया रूप देने जा रही है। भारत और ईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर मोहर लगी, हस्ताक्षर हुआ। ये एक बड़ी खबर पूरे विश्व के लिए। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी हुई। इस बातचीत के पूरे होने के साथ ही आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा FTA संपन्न किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा, उन्होंने कहा यह सिर्फ व्यापार समझौता नहीं है बल्कि ये साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पे ये FTA इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि ईयू और भारत ने वो कर दिखाया है जिसके एक लंबे समय से इंतजार हो रहा था। ये नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करेगा। भारत और ईयू के बीच का ये समझौता 99% से ज्यादा भारतीय निर्यात को मिलेगी ईयू में बाजार की पहुंच। लघु और मझौले उद्योगों के लिए नए मौके खोलेगा ये समझौता। भारत और ईयू के बीच FTA कई मोर्चों पर दोनों ही देशों के लिए बड़े फायदे लेकर आ रहा है। महिलाओं, कारीगरों, युवाओं और प्रोफेशनल्स के लिए नौकरियां पैदा करेगा। भारत के कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए दरवाजे खोलेगा ये समझौता। इस समझौते में भारत के संवेदनशील कृषि उत्पादों का संरक्षण है। डेयरी प्रोडक्ट और कृषि को इस समझौते में शामिल नहीं किया है। डेयरी सेक्टर को सुरक्षित करता है ये समझौता। मुक्त व्यापार समझौते में व्यापार सेवाओं को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह साझा समृद्धि का ब्लूप्रिंट है, वैश्विक सप्लाई चेन को और बेहतर करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल गुड है। टेक्सटाइल, चमड़े, आभूषण, ज्वेलरी और ऑटोमोबाइल्स को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा इस FTA से। ईयू भारत का 22वां FTA पार्टनर बना। और प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के इतिहास में ये सबसे बड़ा FTA है। ये डील भारत ईयू के रिश्ते का नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। तो ये बड़ा फैसला भारत और ईयू का 19 साल की एक प्रक्रिया चली। हालांकि 2007 से भारत और ईयू के बीच व्यापार समझौते को लेकर वार्ता शुरू हुई थी, लेकिन 2022 के बाद से इस पूरी वार्ता ने एक रफ्तार पकड़ी और इसे ये कहा जाए कि भले ही इतना लंबा समय लगा है, लेकिन व्यापक तौर पर और बड़े तौर पर तमाम क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक बड़ा मंथन रहा, जिसमें 27 देशों के साथ भारत का व्यापार अब बेहतर होने जा रहा है। अजय मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, इसका इंतजार एक लंबे समय से था। हालांकि कई FTA भारत ने कई देशों के साथ किए हैं, लेकिन ईयू को दोनों ही देश मदर ऑफ ऑल डील कह रहे हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनको लिए नए दरवाजे खुलने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उर्सुला वॉन डर लेयन
ने स्पष्ट तौर पर ये कहा कि दो बड़े जायंट, दो बड़ी डेमोक्रेसीज़ ने इतिहास रच दिया है और आज का दिन तो उन्होंने कहा कि शायद लंबे समय तक इतिहास में एक युग परिवर्तनकारी दिन के तौर पर जाना जाएगा, जब ये अभी तक की इतिहास की सबसे बड़ी डील भारत ने साइन की है। यूरोपियन यूनियन के लिए भी एक बहुत बड़ा बाजार जो है वो मिलने जा रहा है और इससे कह सकते हैं कि इस आज जो समझौता हुआ है उसमें क्या कुछ नहीं है। आप देखिए तो 3 बड़ी बातें अगर आप कहें तो इससे निकल करके आती हैं। पहली बात की जो FTA जिसकी हम बात कर रहे हैं कि मदर ऑफ ऑल डील, सबसे बड़ा समझौता हुआ है जो 200 करोड़ लोगों के लिए एक साझे बाजार के नए दरवाजे खोलता है। दूसरी जो बड़ी बात है वो है सिक्योरिटी एंड डिफेंस जो एग्रीमेंट है दोनों देशों के बीच में, क्योंकि बार बार तीनों ही नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि प्रॉस्पेरिटी का मतलब तब तक नहीं रह जाता जब तक हमारे दोनों ही देशों के या दोनों ही पक्षों के लोग सुरक्षित नहीं हैं। तो ये दूसरी चीज़ है जो कि हुई है। और तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इस लिहाज से है कि जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है उसको बढ़ावा देने के लिए जो मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन हुआ है वो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, न केवल यूरोप के लिए, भारत के लिए। आज एक बड़ी बात यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट ने कही कि उन्होंने 100 बिलियन यूरो का जो सबसे बड़ा अब तक के इतिहास का जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट हब है उसकी शुरुआत उन्होंने की कि अब करने जा रही है यूरोप का पूरा जो तंत्र है, और पहला इनोवेशन हब बनाया जाएगा जो कि भारत में को प्रोडक्शन को लेकर के, को डिज़ाइन को लेकर के दोनों ही देशों के बीच में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें सहयोग को बढ़ावा देगा। तो मोबिलिटी एग्रीमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, जो कि और पहली बार जो EU है वो एक लीगल गेटवे ऑफिस खोलेगा इंडिया में। जितने भी 27 देश हैं उनके साथ कोई भी यहाँ से रिसर्चर या स्किल प्रोफेशनल या फिर स्टूडेंट वहाँ पे जाना चाहता है तो उसको वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा। तो एक तरह से सब कुछ इस डील में आ जाता है जिसमें सिक्योरिटी भी है, डिफेंस भी है, इकोनॉमी भी है, मोबिलिटी भी है और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी और पूरी दुनिया के लिए एक साझे समृद्धि और एक सुरक्षित विश्व बनाने की दिशा में दोनों ही पक्षों ने आज ये साबित कर दिया है कि दोनों ही पक्ष नई लीडरशिप के लिए तैयार हैं। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को ये भी अपील की गई कि वो विश्व में जितने भी मुद्दे हैं उसको लेकर के एक वैश्विक लीडरशिप का प्रदर्शन करे। ये भारत की बढ़ती ताकत का सबसे बड़ा संदेश शायद आज बिल्कुल अजय, हमारे साथ प्रोफेसर राकेश भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर राकेश, हम लगातार बात कर रहे हैं, उन क्षेत्रों की भी बात करेंगे जिन जिन क्षेत्रों में इस डील से फायदा होने जा रहा है, लेकिन बड़ी बातें जो इस डील को लेकर वैश्विक स्तर के लिए जो बातें कही गई हैं दोनों ही नेता के द्वारा, उस पर पहले एक बातचीत की जाए क्योंकि इसको पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल गुड कहा गया है और दोनों नेता ये मानते हैं कि इस समय उथल पुथल बड़ी भरी दुनिया में जिस तरह से हम अमेरिका को देख रहे हैं, तमाम देशों के साथ जो संबंध है, आर्थिक संबंधों में टैरिफ की मनमानी जो है, ऐसे में जब भारत अब इस FTA के साथ 27 देशों के साथ व्यापार को और बेहतर करता दिखाई देगा तो पूरी वैश्विक व्यवस्था को एक नया आकार देते दोनों ही एक तरह से साझेदार दिखाई देंगे, EU और भारत। प्रोफेसर राकेश, आपकी आवाज आप अनम्यूट कर लें सर। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं रितु जी कि जैसा कि प्रेसिडेंट उर्सुला जी ने बताया है, आप देखिए उन्होंने एक चीज कही है कि इंडिया इज स्टेबल एंड सिक्योर, द होल वर्ल्ड फील्स सिक्योर एंड स्टेबल। तो वो उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आई है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी ये बताया है कि हम मल्टीलेटरलिज्म में विश्वास करते हैं। मल्टीलेटरल और ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स के सामने जो पिछले लगभग 1 साल में जो चैलेंजेस पैदा हुए हैं उसके लिए समझौता एक अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा क्या है कि एक उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज जो बताई है, द EU प्रेसिडेंट ने, उन्होंने ये बताया है कि पीपल ऑफ यूरोप एंड इंडिया आर इट्स बिगेस्ट असेट। और ये जो पूरा जो है इसमें जो एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है वो मोबिलिटी एंड पीपल टू पीपल कॉपरेशन फ्रेमवर्क को डील करता है। EU लीगल उसके लिए ऑफिस खोलने वाले हिंदुस्तान में, गेटवे ऑफिस इन इंडिया, प्रोबेबली फर्स्ट टाइम। तो भारत की जो स्ट्रेंथ है, यहाँ के जो लोगों की स्ट्रेंथ है, इंडिया हैज गॉट 16 से और 65 साल के बीच के लोग भारत में सबसे ज्यादा है, 800-900 मिलियन, पूरी दुनिया में नहीं है, मच मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ होल यूरोपियन यूनियन। और इसमें सर्विसेज को एक जो इंपॉर्टेंट कवर किया गया है, तो मुझे लगता है कि इससे दोनों देशों को बढ़ावा होगा। और अब तो देखिए दोनों नेता यूरोपियन यूनियन के और भारत के ये बिल्कुल बता चुके हैं साझा रूप से कि लोगों के एक दूसरे की मोबिलिटी बढ़ने से, सर्विसेज की इंटीग्रिटी से, सर्विसेज के अंदर म्यूचुअल चीजों के रिकॉग्निशन से, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ डिग्रीज, म्यूचुअल
रिकॉग्निशन ऑफ द स्टैंडर्ड, और इसमें सर्विसेज को भी चूंकि कवर किया गया, तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही लैंडमार्क समझौता होने जा रहा है और दोनों को बड़ा फायदा होगा। अच्छा, जहां तक आपने इन्होंने ये बताया कि उन्होंने हमारी प्रॉब्लम जो डेयरी इंडस्ट्री की है, या जो जैसे अभी यूरोपियन यूनियन का भी अभी थोड़ी देर पहले डॉक्यूमेंट जो रिलीज हुआ है, तो हमारी जो प्रॉब्लम है उनको उन्होंने समझा है। हमने उनकी स्पिरिट को, वाइन्स को मार्केट एक्सेस दिया है, बट इन ए फेज मैनर। ऑटोमोबाइल को भी मार्केट एक्सेस दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों देशों के लिए अत्यधिक विन विन समझौता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद, जिसके अंदर मुझे लगता है बहुत सारे देशों को उम्मीद नहीं थी, कि हमने सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी किया है। भारत को एक स्टेबल कंट्री मान के एक जो सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, ये भी मुझे लगता है कि आज की इस टर्बुलेंट वर्ल्ड को स्टेबलाइज करने में मदद करेगा। प्रोफेसर राकेश, क्या डिफेंस और सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में भी इस एग्रीमेंट को कर ईयू ने बहुत साफ ये कर दिया है कि भारत के साथ सिर्फ व्यापार तक, आर्थिकी तक संबंध सिर्फ सीमित नहीं है, बल्कि ये संबंध बहुत आगे तक के हैं। और यही कारण क्या लगता है आपको कि स्ट्रैटेजिक एजेंडा भी जो 2030 के लिए दोनों ही एक तरह से साझेदारों ने तय कर दिया है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहा है कि भारत जो है चैलेंजेस के बाद भी झुकने वाला नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था एकदम बिल्कुल उत्थान की तरफ है। हमारे एक्सपोर्ट में भी गिरावट नहीं है, एंड इंडिया इज कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग डाइवर्सिफिकेशन इन द मार्केट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, और जो हमारी स्ट्रेंथ है सर्विसेज सेक्टर में, वो भी हमने इसके अंदर प्राप्त करने की कोशिश की है। कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्ट्रेटेजिक एजेंडा और फ्रेमवर्क उसके एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इसमें साइन हुई है। और मोर देन लेस हमने क्लीन एनर्जी और ग्रीन ग्रीन ट्रांजिशन कोलैबोरेशन के ऊपर भी हमने समझौता किया है। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम नॉन टेरिफ बैरियर जिसको हम कहते हैं उसकी आ रही है, हमको ग्रीन एनर्जी की आ रही है। आपने देखा कि जनवरी 2026 से उन्होंने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो लागू किया है, उसके कारण हमारे निर्यात को, हमारे प्रोडक्ट्स को एक मुश्किलों का सामना जो करना पड़ेगा। तो इस क्लीन एनर्जी ग्रीन ट्रांजिशन कोलैबोरेशन फ्रेमवर्क से मुझे लगता है कि इसके अंदर एक उसमें प्रस्तुत होगा, जिसके कारण एक लॉन्ग टर्म, मुझे ये समझौता कोई साधारण नहीं है। इट्स ए वेरी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म बोथ। और सबसे इंपॉर्टेंट आप देखिए कि एफटीए के अंदर जो हमारे प्रोडक्ट को डिसएडवांटेज था, जो एडवांटेज बांग्लादेश को था, जो पाकिस्तान को था, उसको भी बड़ी हद तक इसको कवर करने में मदद मिलेगी बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन द टैरिफ। प्रोफेसर राकेश, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, भारत ने इससे पहले कई देशों के साथ एफटीए किया है, ये 27 मुल्कों का एक पूरा समूह है, क्या इसलिए ये बिल्कुल अलग है, या फिर इसमें भारत आने वाले समय में भारत और ईयू का ये एफटीए अन्य कई देशों के साथ समझौते में भी कुछ नए रास्ते खोलने जा रहा है? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक देश के साथ जब हम नेगोशिएट करते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। हम एक देश के साथ लोग नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं। भारत ने 27 देशों के साथ नेगोशिएट किया, और मुझे लगता है कि भारत के लिए सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो स्टेट हैं, ऑल द स्टेट्स दे डोंट कम टुगेदर बिकॉज दे हैव गॉट देयर ओन इंटरेस्ट। लेकिन ऐसे यूरोपियन यूनियन में तो उनके, और इसीलिए समझौता इतनी देर तक चला। एक देश मान जाता था, एक नहीं मानता था, तो उसमें क्या थोड़ा बैलेंसिंग एक्ट जो नेगोशिएटर ने। प्रोफेसर राकेश, बेहद महत्वपूर्ण एक तथ्य और बातें आप बता रहे हैं, इस पर हम आगे भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। उससे पहले हम दर्शकों को कुछ महत्वपूर्ण बातें, इस भारत और ईयू के बीच जो एफटीए हुआ है उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रख दें। भारतीय पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा मिलेगा, जो नए अवसर के द्वार जो खुल रहे हैं तमाम क्षेत्रों में, मेडिकल प्रैक्टिशनर को ईयू सदस्य राज्यों में काम की अब अनुमति मिल सकती है। इस एफटीए के बाद एफटीए से वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा, कई नए अवसर भारत के लिए। भारत ईयू एफटीए खोलने जा रहा है, नवाचार यानी इनोवेशन को बढ़ावा देने पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। कई ऐसे मुल्क हैं जो इनोवेशन में महारत हासिल है, ईयू के समूह में ई भुगतान को सुरक्षित करने पर सही होगा, वित्तीय एकीकरण और मजबूत होगा। फाइनेंशियल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, वित्तीय सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। भारत ईयू एफटीए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा, इस पर मुख्य फोकस भारत का भी है, क्योंकि ईयू के देशों को भारत जैसा बड़ा बाजार मिल रहा है। भारतीय प्रतिभा, इनोवेशन, आर्थिक विकास मजबूत होगा। भारत की नज़र से ये एफटीए
वैश्विक हब के रूप में और मजबूत होगा भारत। बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सुरक्षा को मजबूत करने पर फोकस है। इतने बड़े एफटीए के साथ 27 देशों के साथ इस समझौते के साथ टीआरआईपीएस के तहत कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन इन पर भी समझौता हुआ है। व्यापार, पौधों की किस्मों, आईपीआरएस के प्रवर्तन को फोकस में रखा गया है। दोहा घोषणा की भी पुष्टि होगी। डिजिटल लाइब्रेरी, भारत की टीकेडीएल परियोजना के महत्व को मान्यता मिली है। भारत की तकनीकी उन्नति को भी समर्थन मिला है। भारत ईयू एफटीए के साथ एआई, सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। यूरोपीय यूनियन के कई देश एआई और सेमीकंडक्टर क्षेत्रों में जिस तरह से काम कर रहे हैं, अब भारत के साथ इस साझेदारी और एफटीए के साथ भारत को भी कई बड़े मौके मिलेंगे। भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौते से भारत में श्रमिकों को अब की आवाजाही बेहतर होगी। ईयू के तमाम देशों में वस्त्र परिधान, चमड़ा, फुटवेयर और हस्तशिल्प को भी सीधा फायदा मिलेगा। भारत ईयू एफटीए से $33 अरब के भारतीय निर्यात पर 10% तक का अब शुल्क शून्य होगा। समझौता लागू होते ही भारतीय उत्पाद वैश्विक व्यापार में अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे। कारीगर, महिलाएं, युवा और एमएसएमई इस समझौते से सशक्त होंगे। एमएसएमई सेक्टर को वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जोड़ने में मदद मिलेगी। भारत की वैश्विक व्यापार में भूमिका और ज्यादा मजबूत होगी। भारत ईयू एफटीए के साथ 27 देशों के साथ भारत का व्यापार बढ़ेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में कोटा आधारित और संतुलित उदारीकरण होगा। ईयू की हाई एंड कारें अब भारत में उपलब्ध होंगी और सिलसिलेवार तरीके से इस पे टैरिफ को कम किया जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत भारत में ऑटो विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। ऑटो मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत में निर्यात के लिए ईयू बाजार खोलेगा। भारतीय उपभोक्ताओं को मिलेगी हाईटेक वाहन। तो ये तमाम चीजें हैं जो एफटीए के साथ भारत के बाजार को, भारत के उद्योग जगत को, कामगार को, उनको आने वाले समय में ये तमाम फायदा होने जा रहा है। प्रोफेसर राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर राकेश, जब हम बात कर रहे हैं उन सेक्टर्स की, तो अगर सबसे पहले हम एमएसएमई, छोटे और मझोले उद्योगों की बात करें, तो किस तरह से उनके लिए एक बड़ा बाजार खुलेगा? बाजार खुलने के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तो उन्हें भी अपने उत्पादों को लेकर अब और ज्यादा सजग भी होने की जरूरत होगी। नहीं, ये एक एमएसएमई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए बहुत सारा जो हमने ऑलरेडी उस पे फोकस किया है कि जो लेबर इंटेंसिव हमारा सेक्टर है, जैसे टेक्सटाइल है, लेदर है, हैंडीक्राफ्ट है, कारपेट्स हैं, इन सब पे हमारा टैरिफ 0 हो जाएगा। और उसके अंदर आप देखिए कि अभी बाकी यूरोपियन यूनियन में टैरिफ 3.8% एवरेज था, लेकिन टेक्सटाइल और कुछ लेबर इंटेंसिव सेक्टर ऐसे थे जिसपे हमारे टैरिफ ज्यादा था। तो वो चूंकि अगर होगा तो भारत को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, जिसके ऊपर बांग्लादेश जैसे देशों से ऑलरेडी 0 टैरिफ है। तो इनको बढ़ावा मिलेगा। और उसके साथ ही साथ में थोड़ा मार्केट में अगर कंपटीशन भी है, तो उस कंपटीशन के कारण इनको अपने को भी टेक्नोलॉजी के अंदर बढ़ाने में बढ़ावा मिलेगा। इसके अंदर एफडीआई और उस तरह का जो प्रोडक्ट है उसमें भी बढ़ावा मिलेगा। और देखिए जो हैंडीक्राफ्ट है या हैंडलूम है या ये टेक्सटाइल सेक्टर है, इसमें क्या अगर हमारा प्रोडक्ट यूरोप के अंदर जाता है तो क्या है कि वो एक हाई प्राइस बाजार है, और हाई प्राइस बाजार के अंदर जो मैन्युअल मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट भी है उसको अगर प्राइस हाई मिलेगी तो एक्सपोर्टर्स विल बी एबल टू पुट मोर मनी इन द मैन्युफैक्चरिंग। तो एक बड़ा बाजार मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इस समय 50% टैरिफ हमारे लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट पे अमेरिका में जो है, तो उसका एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव मिलेगा। तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हैंडमेड, रेडीमेड गारमेंट, लेदर, इसमें जो प्रेजेंट परेशानियां हैं उससे अब मुझे लगता है कि मुक्ति मिलेगी। हालांकि इसको इंप्लीमेंटेशन में भी टाइम लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक सेंटीमेंट वैसी होगी तो हमारा जो इंडस्ट्री है, एक्सपोर्टर्स है, उस तरह की एक योजना बना सकेंगे, प्लान बना सकेंगे। और इंटीग्रेशन ऑफ द बिग मार्केट
वो लगभग 25% दुनिया की इकोनॉमी और 180 190 लगभग 200 करोड़ का मार्केट जो है वो एक बड़ा बाजार जो मिलेगा, उससे एक सस्टेनेबल तौर के ऊपर भारत की मैन्युफैक्चरिंग सुधार होगा, उसमें इनोवेशन बढ़ेगा और उसके अलावा उसकी कॉम्पिटिटिवनेस इन बाजारों में बढ़ेगी, तो हमारे एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा और इकोनॉमी के अंदर ओवरऑल ग्रोथ होगी। जी वो एक इम्पोर्टेंट है। जी प्रोफेसर राकेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि भारत और ईयू के बीच हुए एफटीओ को लेकर कई ऐसे पक्ष हैं जिनको लेकर हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। दर्शक भी जानना चाहते हैं कि किस तरह से भारत और ईयू के बीच इस ऐतिहासिक एफटीए से आने वाले समय में भारत के लोगों को और भारत के उद्योगों को क्या फायदा होने वाला है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद वापस जुड़ते हैं इस चर्चा में। अम्मा, ये रंग बहुत खिल रहा है ना। हम सोच रहे हैं ना कि अब कोई नया रंग बनाएंगे। क्या करेंगे दीदी इतने माल का? अपने गांव तक कोई सड़क नहीं आती, अब हम भी कैसे लेकर जाएं इतना माल शहर के बाजार? अब काम बंद करना पड़ेगा। दीदी, साथी महिला समूह यही है ना? जी दीदी, मुझे अपने स्टोर के लिए कुछ ऑर्डर देना था। लेकिन आप यहाँ तक पहुँची कैसे? गांव तक सड़क आ गई है ना? आइए ना, कौशल्या दीदी, अंदर वाला शॉपिंग है। सड़क ये दोस्त है मेरी। मेरी बेटी रिया तो पायलट बनेगी, है ना? मेरी गुड़िया तो फैशन डिजाइनर ही बनेगी। हाँ? अरे रिया कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। भारत और ईयू की साझेदारी में ऐतिहासिक दिन भारत और ईयू के बीच एफटीए संपन्न हुआ है। इस पर सहमति हो गई है। अब आने वाले समय में कुछ समय में ये पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस डील को लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित सबसे बड़ा ट्रेड डील करार दिया। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। इसके अलावा सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में साझेदारी, आपदा प्रबंधन में सहयोग के लिए समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ के साथ हुए समझौते को वैश्विक स्थिरता और आपसी सहयोग को मजबूती देने वाला बताया। आज ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल-पुथल है। ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में स्थिरता को
मजबूती देगी। इस संदर्भ में आज हमने यूक्रेन, पश्चिमी एशिया, इंडो पैसिफिक सहित कई वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। और प्रोफेसर राकेश मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर राकेश जी, प्रधानमंत्री ने बहुत साफ ये कहा कि किस तरह से ये ऐतिहासिक होने जा रहा है ये डील ईयू और भारत के बीच में, लेकिन जिक्र उन्होंने ये भी किया है कि जो बदलता ग्लोबल ऑर्डर है या इस समय जो वैश्विक उथल पुथल है उसके बीच में भारत और ईयू की ये साझेदारी बेहद अहम हो जाती है। उन्होंने उन चिंताओं का भी जिक्र किया ईयू और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के साथ बातचीत में, जिसमें इंडो पैसिफिक की भी बात हुई है, यूक्रेन की भी बात हुई है, जिसका सबसे बड़ा एक असर अगर वैश्विक हम माने तो वो सप्लाई चेन्स हैं जिस पे असर पड़ा है। और हर देश को अपने लिए, अपने भविष्य के लिए इन तमाम बिंदुओं पर सोचने की जरूरत पड़ी है। सर आप अनम्यूट कर लें। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने एक बड़े स्पष्ट रूप में कहा है कि ग्लोबल ऑर्डर में उथल पुथल, तो उनका संकेत कहाँ है सब लोग समझ गए हैं कि अचानक जो है पिछले 8-10 महीनों में लोगों पे टैरिफ लगने लगे और भारत पे 50% टैरिफ लगा। इवन यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी अभी कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी हुई कि 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात कही गई। यूरोपियन यूनियन के साथ जो यूएस का व्यापार समझौता चल रहा था वो भी अभी डामाडोल हो गया। और जो जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो यूक्रेन की उन्होंने बात की या उन्होंने इंडो पैसिफिक की बात की, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये समझौता ये अंतरराष्ट्रीय स्तर में, अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में स्थिरता को पैदा करेगा, क्योंकि ये उन्होंने फिर बताया कि ये सिर्फ एफटीए नहीं है, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव चीजें कवर की गई हैं। इसमें एफटीए के अलावा सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट का हुआ है, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा कवर्ड है, इसमें सर्विसेज ट्रेड कवर्ड है, इसमें पीपल टू पीपल कॉपरेशन फ्रेमवर्क कवर्ड है, इसमें क्लीन एनर्जी ग्रीन ट्रांजिशन कवर्ड है। तो उन्होंने बताया कि अल्टीमेटली ये समझौता साझा समृद्धि का एक ब्लूप्रिंट है, और वो भी दुनिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के बीच में, लगभग 2 बिलियन पीपल एंड 25% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी के बीच में। तो ये उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज कही है। और इसलिए ग्लोबल अर्थव्यवस्था में अस्थिरता के लिए जो आप बात कर रही हैं, तो इस समय अत्यधिक अस्थिरता है, किसी को पता नहीं। हमारे ऊपर अभी 50% ड्यूटी है। थोड़ा आपने देखा कि ईरान से जब टेंशन बढ़ने लगे तो उन्होंने कहा 25% हम आप पे और लगा देंगे। तो भारत को प्रिपेयर ये भी करना है कि अगर हमारे पास 75% ड्यूटी लग गई तो क्या होगा। तो लोगों को ये भी लग रहा है कि अगर डी डॉलराइजेशन होता है तो और 100% लग सकती है। तो मतलब अस्थिरता इस समय अनप्रेसिडेंटेड है जो विश्व के फ्रेमवर्क में हुई है। और वैसे ही टैरिफ भी 100 साल के बाद इतने हैं। 100 साल पहले 17-18% टैरिफ थे, और अभी आप देखिए कि और एन एवरेज टैरिफ अमेरिका जो लगा रहा है देशों के ऊपर, वो 18 से 19% है। तो बाकी लोगों को आप टैरिफ किंग कह रहे हो, लेकिन आपने टैरिफ 3% से 18-19% बढ़ा दिए हैं। तो आई थिंक पीपुल जज। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिना नाम लिए बता दिया है कि विश्व जो है स्पेशली टर्बुलेंस के दौर से गुजर रहा है, और जो कुछ देश हैं वो उनके ऊपर 19% टैरिफ है। हमको कह रहे हैं कि भारत को ये कहा जा रहा है कि भारत जो है यूक्रेन के वार को सपोर्ट कर रहा है, बट भारत 85% अपनी पेट्रोलियम की रिक्वायरमेंट इंपोर्ट से पूरा करता है, और हमको जहां से तेल सस्ता मिलेगा पेट्रोलियम वहां से हम खरीद रहे हैं। तो देयर इज इट इज वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट। लेकिन उसके बावजूद स्टेटमेंट में दोनों ही नेताओं ने इस बात को सराहा कि किस तरह से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर पिछले 2 साल से ये उथल पुथल देखी जा रही है, चाहे वो यूक्रेन युद्ध की हो या फिर अगर हम वहाँ की बात करें, इजराइल की बात करें, तो उधर भी जितना भी उथल पुथल मिडिल एशिया में भी है, इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि शांति की वार्ता और शांति और कूटनीति के जरिए ही समाधान ढूंढा जाएगा। इसकी भी प्रशंसा दोनों नेताओं ने इस मंच पे की।
बिल्कुल ठीक, क्योंकि भारत हमेशा से ही शांति का पक्षधर रहा है। भारत ने कभी किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया अपने आप, और न ही हमने किसी के टेरिटरी को लेने की कोशिश की है। और भारत ही एक ऐसा देश है जो कॉन्फ्लिक्टिंग देशों से बात कर सकता है। भारत के रशिया से भी बात कर सकता है, भारत यूक्रेन से भी बात कर सकता है, भारत फिलिस्तीन से भी बात कर सकता है, भारत इजराइल से भी बात कर सकता है, अमेरिका से भी बात कर सकता है, चीन से भी, और सभी के साथ हमारे व्यापार के रिलेशनशिप हैं। तो उसमें उसमें प्रधानमंत्री जी ने साफ बताया कि पीस ही एकमात्र है, और पीस के लिए व्यापार एक अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। और अभी भी हमारी वार्ता जो है वो इवन अमेरिका से भी जारी है, और सभी देशों से हमारी वार्ता जारी है। लेकिन आज की स्थिति के अंदर जो हमको 50% टैरिफ झेलना पड़ रहा है, उसके लिए मुझे लगता है कि बहुत ही मास्टर स्ट्रोक है, ये एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है। और नेगोशिएशन में क्या होता है कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दूसरे पार्टनर की देखी जाती है। तो जब हम यूरोपियन यूनियन का भी समझौता आज हो ही गया है, तो मुझे लगता है कि इससे जिन्होंने ज्यादा टैरिफ रखे हैं, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था पे भी प्रभाव पड़ेगा। और अभी आप देखिए कि रिसेंट स्टडी दी आई है कि जो अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं, उसका 95% सीधा इंपैक्ट वहां के कस्टमर को हुआ है। सो कस्टमर इज ऑल्सो फेसिंग द हीट इन अमेरिका। तो मुझे लगता है आज नहीं तो कल ये यूएस टैरिफ भी कम होगा, हमारे ऊपर भी कम होगा। बट इन द मीन टाइम आप अगर हमारे एक्सपोर्टर से बात करके देखेंगे, तो मुझे लगता है उससे इसके अंदर बहुत ही उत्साह है कि बाजार जो है उनको मिलेगा। और यूरोपियन बाजार वैसे भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बाजार है, अच्छा बाजार है, एंड ये थोड़ा बेटर प्राइस हमको देता है। टेक्सटाइल के लिए यूरोप के अंदर आप देखिए, जैसे इटली है, वेरोना है, बहुत सारी जगह है। फैशन है, उसके लिए एक सप्लाई चेन की जो इंटीग्रेशन की बात कही है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट स्पेशली जो है वो यूरोप के ब्रांडेड प्रोडक्ट पूरी दुनिया में टेक्सटाइल सेक्टर में बिल्कुल प्रसिद्ध है। और एंड यूरोप लीड्स इन द ब्रांडेड प्रोडक्ट इन टेक्सटाइल, यूरोप लीड। जी, प्रोफेसर राकेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ मनजीत सिंह पुरी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक भी जुड़ गए हैं। मनजीत सिंह जी, सबसे पहले तो आपसे पहला रिएक्शन ही चाहूंगी, क्योंकि ईयू और भारत के बीच के इस एफटीए पर ये बातचीत पूरी संपन्न हो गई, समझौता एक तरह से करार हो गया है। आने वाले कुछ समय में ये जमीन पर उतरता दिखाई देगा। इस पे पहला आपका रिएक्शन। रितु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज जो है वो इकट्ठी हो रही हैं, और दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसीज भी इकट्ठी हो रही हैं। इसके पॉलिटिकल संदर्भ भी हैं, वो सबसे ज्यादा है। लेकिन मैं आपको कहूँ, ट्रेड, ये प्रोफेसर साहब समझा रहे थे, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन मेरा मानना है कि इस एग्रीमेंट जो है, इसमें जो सिग्नल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सिग्नल ये है कि दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज जो है वो इकट्ठा होना चाह रही हैं। ये मानिएगा कि यूरोपियन यूनियन जो है दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। वहां पर बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी और फाइनेंस की अवेलेबिलिटी है। हम अपना विकसित भारत की जो हमारी आकांक्षा है उसके बारे में जो हम कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन एज अ पार्टनर हमारा नेचुरल पार्टनर है, हम कंफर्टेबल फील करते हैं। ये ट्रेड जो होता है, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सिग्नल प्रॉपरली फॉर इन्वेस्टमेंट्स टू हैपन। ये दो सेपरेट साइलोज नहीं है। इसलिए जब हम सिग्नल करते हैं यूरोपियन कंपनीज के वी आर ओपन, वी आर अ फ्री इकोनॉमी, आप आइए यहाँ इन्वेस्ट करिए, यहाँ से बाहर भी भेज सकते हैं, इंडिया में भी आप हमारी मार्केट को भी एक्सेस करते हैं, ये सबसे बड़ा सिग्नल है। यूरोपियन यूनियन भी हमें अपनी इतनी बड़ी मार्केट को एक्सेस देगा, ये भी बहुत अच्छा है। और साथ साथ हम लोग डिफेंस जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी पे कर रहे हैं, एक्सेस का कर रहे हैं, ये सारे जो हैं, ये दो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो है, सबसे इतनी बड़ी इकोनॉमीज जो हैं, हम लोग इकट्ठे आ रहे हैं। मैं क्या कहूँ, इन अ सेंस हम कहते हैं धन्यवाद प्रेसिडेंट ट्रंप, आपने दोनों को थोड़ा सा धक्का लगाया, आगे चला। बट नेट रिजल्ट, ये जो चीज हमें वैसे भी करनी चाहिए अपने लिए, बिकॉज दुनिया के लिए मल्टीपोलैरिटी सबके लिए अच्छी है, सिर्फ इंडिया और ईयू के लिए नहीं, ग्लोबल साउथ के लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ों को फॉरवर्ड पुश मिला, ये सब बहुत अच्छा हुआ है। इसके लिए मैं तो अपने सारे देशवासियों को, अपने आप को, मैं एम्बेसडर रहा हूँ यूरोपियन यूनियन में, हम सब अपने आप को कंग्रेचुलेट करें। मंजीव जी, हालांकि आपने जिक्र कर दिया, क्या ये अमेरिका की आक्रामकता है जिसने ईयू को भारत के और नजदीक किया, या ये 19 साल की चली वार्ताएं हैं, और खासकर 2020 और 22 के बाद से इस वार्ता को सफल करने के लिए कई ऐसे बड़े कदम उठाए गए? तो रितु जी, देखिए ऐसा है, यूरोपियन संघ जो है हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है ट्रेड इन गुड्स,
और भारत भी उनके लिए चाहे 9वें नंबर पे आता है, लेकिन अगर आप अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड वगैरह को छोड़ दीजिएगा तो हम भी उनके लिए 2-3 नंबर पे आते हैं। तो हमारे रिलेशनशिप आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं। उन रिलेशनशिप को स्मूदन करने के लिए, आज के माहौल में चलने के लिए 15-20 साल से नेगोशिएशन चल रही हैं। 2021 के बाद जब यूरोपियन यूनियन ने देखा कि भारत की बढ़ोतरी हो रही है, they also reached out to us, but at the end of the day कई चीजें ऐसी होती हैं कि अगर दोनों साइड को अगर थोड़ा सा पुश मिले तो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसमें मैं तो कहता हूं कि ठीक है, हंस के हम कहते हैं थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप साहब, लेकिन जो हुआ है वो हमारे हित में हुआ है, यूरोपियंस के हित में हुआ, और मैं मानता हूं सारे विश्व के हित में भी हुआ है, क्योंकि ये दो बड़ी इकोनॉमीज जो हैं, इवन दे डू बेटर, और भारत जब विकसित होगा तो सारी दुनिया का इसमें फायदा होगा। जी हाँ, बिल्कुल। विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने और उस लक्ष्य पे आगे बढ़ते हुए ईयू के साथ भारत का ये एफटीए समझौता बेहद अहम होने जा रहा है और ये लैंडमार्क एक तरह से एग्रीमेंट है भारत और ईयू की साझेदारी में भी। बहुत बहुत धन्यवाद मंजीव सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ प्रोफेसर राकेश जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर राकेश, हम बात कर रहे थे तमाम सेक्टर्स का कि हर सेक्टर्स के लिए क्या बेहतरी लेके आ रहा है ये एफटीए। सेवाओं और पेशेवरों की अगर आवाजाही की बात करें तो एक लंबे समय से ये मांग थी यूरोप के तमाम देशों में, भारत के पेशेवरों की आवाजाही को लेकर जो कुछ एक तरह से रुकावटें थी वो अब इससे दूर होंगी, लेकिन किस तरह से एक नए अवसर भी इनको मिलेंगे? देखिए, जैसा कि मंजीत जी ने बताया कि भारत के लिए सर्विसेज एक इम्पॉर्टेंट है। धीरे धीरे आप देखिए कि सर्विसेज का एक्सपोर्ट भारत का बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत उसमें 2-3 चीजें, एक तो म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ डिग्रीज है, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशंस है, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ स्टैंडर्ड्स है, हमारी आईटी सर्विसेज है, हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज है, और भारत का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मोड 4 में नेचुरल मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया टू यूरोपियन यूनियन। तो उसको अभी उसके डिटेल अभी आने बाकी, मतलब आ गए हैं, लेकिन उसके अंदर देखिए, उसमें देखना ये है कि उसके वो जो मूवमेंट होगा उससे भारत के लोगों को स्पेशली वीसा फैसिलिटेशन इसके अंदर किया गया है। उसके अलावा स्टूडेंट्स वीसा की प्रोविजन है, उसके अलावा दूसरी सर्विसेज अदर देन आईटी प्रोफेशनल्स, उनका भी ये जो प्रोविजन है उससे भारत को सर्विसेज एक्सपोर्ट में निश्चित रूप से फायदा होगा। और सर्विसेज एक्सपोर्ट इनका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हुआ है इसमें, क्वालिफिकेशंस, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ द क्वालिफिकेशन की, उनकी क्वालिफिकेशन हम रिकॉग्नाइज करेंगे, हमारी क्वालिफिकेशन वो रिकॉग्नाइज करेंगे। उसके अलावा डिजिटल ट्रेड जो सर्विसेज का इंपॉर्टेंट है उसको इसके अंदर शामिल किया गया है। वीसा के कोटाज जो हैं उसको जो बढ़ाया गया है। तो और सर्विसेज के अंदर हमारा पहले से इंटरेस्ट था। सर्विसेज एक वो फील्ड था जो हमारे लिए पॉइंट ऑफ कंटेंशन, मतलब नेगोशिएशंस के अंदर रहा है बहुत टाइम से, और उसको इसके अंदर डील किया गया है। तो ये मुझे लगता है एक लॉन्ग टर्म फायदा होगा। और जैसा कि मंजीत जी ने बताया अभी कि हमारे हिस्टोरिक रिलेशन रहे हैं, समझौता 18 साल से हो रहा था जो आपने पूछा, तो 18 साल हार्ड वर्क वाज देयर इज नो डाउट। हमारे नेगोशिएटर जो वैश्विक उथल पुथल के पहले भी इस पर काम कर रहे थे, लेकिन इसमें लास्ट मोमेंट पे प्रॉब्लम जो द फैक्टर विच ट्रिगर्ड दिस एग्रीमेंट टू बी सो स्पीडीली, वो अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां, जैसा कि इन्होंने बताया। उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड साहब को, क्योंकि वो डिप्लोमेट है वो दे सकते हैं, उन्होंने उनको थैंक्स दे दिया। और पिछले ही कुछ दिनों के अंदर हमने यूके से एफटीए किया, उसके बाद हमने ओमान से एफटीए किया, हमने न्यूजीलैंड से एफटीए किया, और ये पिछले देखिए, और हमने अब ये ईयू से एफटीए किया। और इसके बाद में पूरी दुनिया को हमने ये एक मैसेज दे दिया है कि इस एफटीए के जरिए भारत को स्ट्रेटेजिकली ही नहीं, ट्रेड के अंदर भी जो है, इंडिया हैज गॉट इट्स ओन अल्टरनेटिव। और सर्विसेज के अंदर भी हमको यूएस से बहुत धक्का लगा था। आपने देखा कि उन्होंने वीसा पे रेस्ट्रिक्शन लगाए, उन्होंने वीसा फी को $100,000 तक किया। तो इस इमिग्रेशन के ऊपर थोड़ा सा वो टफ है, और उसमें तरह तरह के कानून आ रहे हैं, वहां के लोगों को भी इससे काफी चैलेंजेस हैं। तो इमिग्रेशन, स्पेशली वीसा इशूज, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ द क्वालिफिकेशंस, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ द स्टैंडर्ड, डिजिटल ट्रेड एंड प्रोफेशनल मोबिलिटी अमंग द प्रोफेशनल्स। बिल्कुल प्रोफेसर राकेश, आप ठीक कर रहे हैं। अमेरिका ने जिन देशों के साथ टैरिफ में अपनी मनमानी की है
उसने आर्थिक संबंधों की आड़ में या आर्थिक संबंधों को एक हथियार के तौर पर अंततः उन देशों के साथ इस्तेमाल किया है। और ऐसी तस्वीर में, ऐसे परिदृश्य में भारत के साथ ईयू का यह आर्थिक समझौता बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि इसमें 27 देश जुड़े हुए हैं जिनके साथ भारत का ये समझौता होने जा रहा है। भारत की एक तरह से इस साझेदारी को लेकर तमाम देशों में उत्सुकता है। वो भारत के इस पूरे एक सिद्धांत को देख रहे हैं जो वसुधैव कुटुंबकम का एक सिद्धांत है। उस सिद्धांत को लेकर जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है उसकी भी स्वीकार्यता साफ दिखाई देती है ईयू के साथ एफटीए को लेकर। प्रोफेसर राकेश हमारे साथ बने रहिएगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आपसे दिलचस्प बातचीत चल रही है, इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। टिंग टिंग, अम्मू मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा ने कहा है कि ट्रेड समझौता यूरोपियन संघ और भारत के बीच हुआ समझौता रणनीतिक दृष्टिकोण के साथ बड़े पैमाने पर लोगों के हित में है। Today we are taking our partnership to the next level. As the two largest democracies in the world, we are working hand in hand to deliver concrete benefits for our citizens and to shape a resilient global order that underpins peace and stability, economic growth, and sustainable development. I would like to share 3 messages. First, the European Union and India must work together towards our shared prosperity and security. India is the world's fastest growing major economy. Trade has flowed between our two continents for centuries. And trade is crucial geopolitical stabilizer and the fundamental source of economic growth. Trade agreements reinforce rules-based economic order and promote shared prosperity. और प्रोफेसर राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर राकेश, ब्रेक पर जाने से पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि किस तरह से इस उथल पुथल बड़ी भरी दुनिया में जहां टैरिफ का एक युद्ध चल रहा है, उस बीच में भारत और ईयू के बीच हुए इस समझौते ने कई बड़े संदेश दिए हैं। इसी के साथ प्रोफेसर राकेश, किस तरह से आप देखते हैं जब पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात करते हैं, क्योंकि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष ने भी जिस समय अपने आप को बताया कि वो उनकी जड़ें गोवा से संबंधित हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी किया और कहा भी कि ये कैसे पीपल टू पीपल कनेक्ट को और मजबूत करता है। नहीं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने तो अपना वो पासपोर्ट भी दिखाया, उन्होंने कहा ही इज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो उन्होंने बताया कि भारत की जड़ें बहुत मजबूत है, पूरे विश्व के बाजार में भी और पूरे विश्व में मजबूत है। तो ये देख के एक बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हुआ सभी भारतीयों को कि ही इज ऑल्सो वेरी सेंसिटिव अबाउट इंडिया। लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा और ये सारी दुनिया भी ये समझ रही है, कुछ लोग इसको प्रत्यक्ष रूप से बोल रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं, कि ट्रेड इज being used as a weapon
ट्रेड को अभी तक आप देखिए जितने भी नेगोशिएशन थे, ट्रेड को वीपन की तरह लगभग यूज नहीं किया जाता था। ट्रेड इज बीइंग यूज फॉर ट्रेड एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अभी अमेरिका के अंदर आप देखिए कि ट्रेड हैज बिकम प्रोबेबली द मोस्ट प्रोमिनेंट वीपन जिसको यूज किया जा रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम इज टैरिफ। तो उससे उसके लिए मुझे लगता है कि ये जो समझौता है ये एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा कि अगर टैरिफ को ही आपने वीपन समझ लिया है तो भारत के पास और भी ऑप्शन है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि न्यूज में रिपोर्ट भी आ रही है कि मुझे लगता है कि इससे जो है वो अमेरिका के नेगोशिएटर्स को, उनके ट्रेड एंड इंडस्ट्री को बिल्कुल थोड़ी सी हीट फील हो रही होगी, क्योंकि जो टैरिफ लग रहे हैं उसका 90-95% इम्पैक्ट जो है वहां के कस्टमर्स पे आ रहा है। तो इस उथल पुथल के दौर में उसको सभी ने स्पष्ट रूप से मांगा। इस उथल पुथल के दौर में, और जैसा कि इन्होंने प्रेसिडेंट ने बताया कि स्पेशली भारत की स्टेबिलिटी पूरी दुनिया की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, क्योंकि भारत डेमोक्रेटिकली भी स्टेबल है। अगर आप डेमोक्रेसी भारत की देखते हैं तो इट्स अ वेरी वेरी स्टेबल डेमोक्रेसी। इंडिया इज ऑन ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स एंड इंडिया इज वेरी स्टेबल। और यूरोप के अंदर जो हमारी अपनी आशंकाएं हैं, स्पेशली नॉन टैरिफ बैरियर, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, उसके लिए भी हमने एक क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की जो बात की है। उसके अलावा सीबीएम, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की बात है, यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन एक्ट की बात है। तो मुझे लगता है कि आपस में एक साथ आने से, हमारा जीरो टैरिफ होने से, इसके लिए अभी भी हमको थोड़ी आशंकाएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसको